स्वागत है इस डीप डाइव में। आज हम परत दर परत खोल रहे हैं एक ऐसी प्राचीन दुनिया को जो मतलब रहस्यों से भरी है। सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1600 ईसा पूर्व तक। हमारे पास कुछ खुदाई की रिपोर्ट्स हैं, नोट्स हैं, नक्शे भी हैं और हमारा मिशन है इस विशाल सभ्यता के सबसे अहम और दिलचस्प हिस्सों को समझना जल्दी से। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी कहानी। खोज कह लीजिए, वो संयोग से शुरू हुई थी। 19वीं सदी में कुछ इंजीनियर थे, विद्वान थे, जैसे चार्ल्स मेसन, अलेक्जेंडर कनिंगम। उन्होंने कुछ देखा, नोटिस किया, पर असली जो वैज्ञानिक खुदाई है वो तो 1920 के दशक में शुरू हुई, सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में। और 1921 में रावी नदी के किनारे वो पहला स्थल मिला, हड़प्पा। इसीलिए से हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, हड़प्पा सभ्यता। और ये समझना भी जरूरी है कि ये एकदम से नहीं आ गई। इसके विकास के चरण थे, स्टेजेस थे। पहले एक शुरुआती दौर था, करीब 3300 से 2600 ईसा पूर्व। इसमें किलेबंदी शुरू हुई, थोड़े व्यापार नेटवर्क बने। फिर आया परिपक्व चरण, मैच्योर फेज, 2600 से 1800 ईसा पूर्व। यही है वो दौर जब बड़े शहर बसे, वो मानकीकृत चीजें मिली और शायद लेखन भी शुरू हुआ। और फिर आया उत्तरार्ध चरण, 1800 ईसा पूर्व के बाद, जिसमें धीरे धीरे पतन दिखने लगा। कुछ शहर खाली भी होने लगे। अच्छा, तो इन परिपक्व शहरों की सबसे हैरान करने वाली बात मैंने नोट्स में उनकी टाउन प्लानिंग के बारे में पढ़ा। क्या वो वाकई इतनी आधुनिक थी? अविश्वसनीय रूप से। आप सोचिए, शहर अक्सर एक ग्रिड पैटर्न पर थे, जैसे आज के शहर होते हैं। सड़कें सीधी, एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई। हाँ, 90 डिग्री पर। बिल्कुल। और घर वो कच्चे नहीं, पक्की ईंटों के बने थे। कुछ तो 2-3 मंजिला ऊंचे भी। 3 मंजिला? हाँ, और सबसे खास बात, ये ईंटें मानकीकृत थीं, स्टैंडर्डाइज्ड। मतलब एक ही साइज की? हाँ। सोचिए जरा, इतने बड़े इलाके में सैकड़ों किलोमीटर दूर तक एक ही अनुपात की ईंटें मिलती हैं, आमतौर पर 4:2:1 का रेशियो। ये उस जमाने के हिसाब से कमाल का संगठन दिखाता है। वाकई कमाल है। और ये शहर बटे हुए भी थे, कुछ गढ़ी जैसा आपने कहा। हाँ, ज्यादातर शहरों में 2 मुख्य हिस्से दिखते हैं। एक निचला शहर जहाँ शायद आम लोग रहते थे, और एक ऊंचा किलेबंद इलाका जिसे गढ़ी या सिटिडेल कहते हैं। ये अक्सर एक ऊंचे चबूतरे पर बना होता था। तो शायद शासक वर्ग या महत्वपूर्ण इमारतें वहां होती होंगी। हाँ, संभवतः यहीं पर अक्सर बड़ी संरचनाएं मिलती हैं। हालांकि गुजरात में धौलावीरा एक अपवाद है, वहाँ 3 हिस्से मिले हैं शहर के। अच्छा। और इन गढ़ियों में वो विशाल अन्न भंडार जैसी चीजें मिली हैं, ग्रेनरीज। निश्चित रूप से। मोहनजोदड़ो की विशाल अन्न भंडार या ग्रेट ग्रेनरी, वो करीब 45 मीटर लंबी और 15 मीटर चौड़ी थी। बहुत बड़ी। हाँ, और उसमें हवा जाने के रास्ते, अनाज रखने के लिए अलग अलग ब्लॉक बने हुए थे। तो इससे तो साफ पता चलता है कि उनकी खेती कितनी उन्नत थी। और वो भंडारण, स्टोरेज समझते थे। शायद वितरण प्रणाली भी रही हो। बिल्कुल, भंडारण और शायद वितरण भी। हमें जौ, गेहूं के सबूत तो मिले ही हैं, चावल की भूसी भी मिली है। चावल भी। और मोहनजोदारो में ही वो प्रसिद्ध विशाल स्नानागार भी तो है, ग्रेट बाथ। उसका क्या मतलब रहा होगा? हाँ, ग्रेट बाथ वो भी एक अद्भुत संरचना है। एक बड़ा आयताकार टैंक है, करीब 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और 2.5 मीटर गहरा। काफी गहरा। हाँ, और उसमें उतरने के लिए दोनों तरफ सीढ़ियां थीं, चारों तरफ कमरे भी बने थे, शायद कपड़े बदलने के लिए। और सुना है उसे वाटरप्रूफ भी बनाया गया था। बिल्कुल, बिटुमेन का इस्तेमाल किया गया था लीक रोकने के लिए। पानी भरने और निकालने की भी बहुत अच्छी व्यवस्था थी। तो इसका इस्तेमाल क्या रोज नहाने के लिए? शायद नहीं। ज्यादातर विद्वान मानते हैं कि ये किसी खास धार्मिक अनुष्ठान या सामूहिक स्नान के लिए होता होगा। इसका सटीक उद्देश्य तो अब भी पक्का नहीं पता। इतने बड़े निर्माण, इतने सुनियोजित शहर, तो इनकी अर्थव्यवस्था किस पर टिकी थी? क्या वो सिर्फ किसान थे? कृषि और पशुपालन तो रीढ़ की हड्डी थे ही। जौ, गेहूं, कपास के तो शुरुआती सबूत यहीं से मिलते हैं। राई, मटर ये सब उगाते थे। और जानवर पालते थे, बैल, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर। लेकिन एक मजे की बात है। क्या? घोड़े के बहुत ज्यादा इस्तेमाल का या शेर की जानकारी का कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है। अच्छा, ये तो दिलचस्प है।
तो मतलब सिर्फ किसान नहीं थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। वे बहुत कुशल कारीगर भी थे और व्यापारी भी। व्यापारी मतलब ट्रेड करते थे, किसके साथ? हाँ, और यही तो हैरत अंगेज है। वे मेसोपोटामिया जैसी दूर की सभ्यताओं के साथ व्यापार करते थे। आज का इराक जहां है। इतनी दूर? उस जमाने में कैसे? मेसोपोटामिया के रिकॉर्ड्स में मेलुहा नाम की एक जगह का जिक्र है, जहां से वो कीमती पत्थर, हाथी दांत, लकड़ी, सूती कपड़ा वगैरह मंगाते थे। ज्यादातर इतिहासकार मानते हैं कि ये मेलुहा असल में सिंधु क्षेत्र ही था। तो इसके सबूत भी होंगे? हाँ, ठोस सबूत हैं। गुजरात में लोथल नाम की जगह पर एक बहुत बड़ा ढांचा मिला है, जिसे जहाजों की गोदी या डॉकयार्ड माना जाता है। मिट्टी की बनी नाव के मॉडल मिले हैं और सबसे बड़ा सबूत मेसोपोटामिया के शहरों में हड़प्पा की मोहरें मिली हैं, सील्स। ओह, यानी उनकी चीजें वहां तक पहुंची थीं। बिल्कुल, ये दिखाता है कि उनका समुद्री व्यापार कितना फैला हुआ था। शायद वो सीधे नहीं तो दिलमुन या बहरीन और मकन ये ओमान तट जैसे बिचौलियों के जरिए व्यापार करते थे। अविश्वसनीय नेटवर्क था उनका। अच्छा, तो इतने संगठित समाज को चला कौन रहा था? कोई राजा था? आपने कहा महल तो मिले नहीं। हाँ, यही एक और बड़ी पहेली है। कोई ऐसा भव्य महल या राजा की कब्र जैसा साफ सबूत नहीं मिला है हमें। लेकिन फिर इतनी एकरूपता कैसे? मानकीकृत ईंटें, वजन, माप, मोहरें, ये सब कैसे? वहीं तो ये सब इशारा करते हैं कि कोई ना कोई केंद्रीय सत्ता तो जरूर रही होगी, कोई अथॉरिटी। शायद एक राजा नहीं बल्कि कह सकते हैं कुछ शक्तिशाली व्यापारियों या जमींदार वर्गों का समूह शासन करता होगा, जिसे ओलिगार्की या कुलीन तंत्र कहते हैं। मतलब कुछ गिने चुने लोगों का राज। तो समाज में ऊंच नीच रही होगी। हाँ, समाज में शायद अमीर गरीब का भेद तो था, लेकिन जो आज की जाति व्यवस्था है, वर्ण, जाति, गोत्र, वैसा कुछ होने का प्रमाण नहीं मिलता है। तो अगर हम संक्षेप में देखें, सिंधु घाटी सभ्यता वाकई अपने समय से बहुत आगे थी। अद्भुत नगर नियोजन, गजब की सफाई और पानी निकासी व्यवस्था, अनाज भंडारण का इतना अच्छा सिस्टम और एक विशाल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नेटवर्क भी। बिल्कुल, एक बहुत ही जटिल और विकसित शहरी संस्कृति थी, जिसके कई पहलू, खासकर उनकी लिपि, वो तो आज भी रहस्य बने हुए हैं। हम उसे पढ़ नहीं पाए हैं। हाँ, वो जो मोहरों पर छोटे छोटे निशान मिलते हैं, उनमें क्या लिखा है कौन जाने। बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल है। और चलिए जाते जाते सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सबके लिए। आखिर इतनी उन्नत, इतनी फैली हुई और इतनी व्यवस्थित सभ्यता का अंत कैसे हुआ? क्यों ये शहर धीरे धीरे खाली हो गए? क्या मौसम बदला? नदियां सूख गईं, जैसे सरस्वती नदी के बारे में कहा जाता है? या कोई बाहर से आया, आक्रमण हुआ? या फिर इन सब का मिला जुला असर था। ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी इतिहासकारों और पुरातत्वविदों को उलझाए रखता है।